देखो देखो हम नया आर्टिकल शुरू करते हैं। अब यहां पर हमारे पास आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, अब देखो तो यहां पर हमने एक वायर मान लिया, ये वायर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का है और इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस तरह से है। तो हमें करना क्या है, हमें इस वायर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास काम होगा कि अगर हमारे पास किसी और शेप का चार्ज है, शेप मतलब क्या, अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे तो सारे फॉर्मूले पता है, इसके अलावा किसी भी डिफरेंट शेप का, डिफरेंट आकार का अगर चार्ज है तुम्हारे पास, तो यहां पर हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले जरूरत है गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पास हमारे वायर के पूरी तरह से सिमेट्रिक हो। तो यहां पर एक काम करा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। ठीक है, यहां पर हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। अब हमें यहां पर इसी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलो देखो, यहां पर सबसे पहले तो मान लिया कि हमारे पास इसकी रेडियस स्मॉल आर है। अब एक बात समझना, यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ध्यान से, यहां पर जो भी आर्टिकल होगा उससे हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात जरा समझना, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव लाइन इंटीग्रल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अब जरा देखो, वहां पर एल हमारे पास लाइन को बताता है, तो यहां पर हम डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से, तो यहां पर इसमें आर लगाया जा सकता है। तो यहां पर ये जो ई डॉट डी आर देख रहे हो, ये ई डॉट डी आर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को ही बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव लाइन इंटीग्रल हमेशा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब यहां पर एक काम करना है, हमें यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लिया आर रेफरेंस और यहां पर कोई पॉइंट आर, मतलब मान लो अगर हमें यहां पर वायर से आर दूरी पर कोई पोटेंशियल निकालना है, तो हमें उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। एक रेफरेंस पॉइंट पता होगा और अगर हम उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दें तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। और एक बहुत जरूरी बात समझना, अगर मान लो तुम किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो और वो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कहेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सोचो जरा ध्यान से, अगर किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं और वो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में है तो वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बोलो ये बात क्लियर है सभी को? देखो ध्यान से, मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल VA है, यहां पर पोटेंशियल हमारे पास VB है। अगर हमें इस पॉइंट A पर B के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालोगे, VA में VB माइनस कर दो, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहां तक समझ आ रहा है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर किसी एक जनरल पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है और वो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में है तो हमारे पास वो पोटेंशियल होता है। अगर वही पोटेंशियल हमारे पास किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में आया तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? इतना क्लियर सभी को? आगे बढ़े इसमें। अब देखो, अब मेन बात आती है कि ये जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, इस रेफरेंस पॉइंट का क्या करना, ये बात क्लियर हो यहाँ पे? तो अब यहां पर हमें इस रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा। ध्यान सुनना, रेफरेंस पॉइंट कोई भी एक जनरल पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में हमें यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। कहां पर? किसी एक पॉइंट आर पर।
ठीक है, जो कहां पर होगा, हमारे वायर से r दूरी पर होगा। तो अब हम यहां पर इसको जनरलाइज करने के लिए एक लिमिट लगा देंगे r1 से r2। बोलो इतनी बात क्लियर। यहां पर हमारे पास लिमिट लग जाएगी r1 से r2, जहां पर r1 हमारे पास एक जनरल पॉइंट होगा जिसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और हमारे पास पोटेंशियल कहां निकलेगा, r2 पर। तो ध्यान सुनना, अब जो r2 पर कोई भी एक पोजीशन होगी, मान लो R2 पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, R1 के रिस्पेक्ट में। अगर R1 के रिस्पेक्ट में R2 पर पोटेंशियल निकाल रहे हो तो हम उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे। अगर R2 पर इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो R2 का पोटेंशियल होगा या R2 पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर R2 पर किसी दूसरे पॉइंट R1 के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल निकालते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो इतनी बात क्लियर। अब ये समझ में आया कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। और वैसे भी तुम थ्योरम पढ़ चुके हो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी लाइन इंटीग्रल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस दे करके जाता है। ठीक है, आर्टिकल समझ में आया, जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर हुई। अब देखो शुरू करते हैं आर्टिकल। देखो, तो यहां पर हमने एक काम कर लिया, इस तरह से दो पॉइंट ले लिए। चलो मान लेते हैं ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये R1 हो गई, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है और ये R2 हो गई। तो अब यहां पर हमारे पास दो पॉइंट आगे, करेंगे क्या, हम इस पॉइंट R2 पर पोटेंशियल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट R1। R1 के रिस्पेक्ट में R2 पर पोटेंशियल निकलेगा। तो अब यहां पर R2 और R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आएगा। अगर हम इसी R2 पर कोई इनफाइनाइट पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल निकाल देते तो वो पॉइंट R2 पर होने वाला पोटेंशियल होता। लेकिन अगर हम R2 पर R1 के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को, दो पॉइंट R1 और R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा, किसकी वजह से, इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से। बोलो इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब देखो आर्टिकल आगे, तो यहां पर हमें इतना तो पता है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आएगा नेगेटिव। ये हमारे पास आ गया E डॉट dr। ठीक है, अब ये हमारे पास चीजें आएंगी कैसे, हमारे पास कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और कोई दूसरा पॉइंट जहां पर हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब देखो, हमें यहां पर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन पता है, ये थ्योरम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अगर हमें यहाँ पे वाकई में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दो लिमिट होनी चाहिए। उन दोनों लिमिट के लिए हमने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए। ध्यान रखें, R और R सेम नहीं है, अलग अलग है। ये कोई हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है जिसके रेफरेंस में हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, और ये वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल निकालेंगे। अब इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, R1 R2 कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस पॉइंट R2 पर पोटेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, तो R1 क्या हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट, R2 क्या हो गया, ये जनरल पॉइंट जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे, तो यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आता है, नेगेटिव ये आ गया R1 से R2, और हमारे पास आ गया E डॉट dr। बोलो इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं। अच्छा, E डॉट dr, तो यहां पर कैलकुलेशन तो तब तक नहीं कर सकते जब तक यहां पे वेक्टर नहीं हटेगा। तो जरा इसको सॉल्व करो। तो यहां पर आ गया हमारे पास P डॉट d बराबर माइनस R1 से R2 आ गया, और ये हमारे पास आ गया E dr cos थीटा। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। A डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हमारे पास पॉइंट ये है तो ध्यान सुनना, अगर यहां से इसको मिलाते हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से बाहर की तरफ ही जाएगी ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड निकलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है तो जरा सोचो ढंग से, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, यहां पर हमारे पास दूसरा वेक्टर है dr। इस dr के बारे में सोचो, r को भी तो तुम इसी वायर से नापोगे, इस वायर से बाहर की तरफ हमारे पास वेक्टर r होगा, मतलब हमारे पास जो r है इसकी डायरेक्शन भी तो यही निकल करके आ रही है। बोलो इतनी बात क्लियर। ये हमारे पास कुछ dr निकल करके आया।
तो यहां से एक बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन है तो हमारे पास थीटा 0 होगा, यहाँ पर थीटा 0 तो कॉस 0 1। तो यहाँ पर आ गया सिंस थीटा बराबर 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री बराबर हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर दो, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये आ गया -R1 से R2 और यहाँ पर 0 cos 0 हो गया 1। तो ये आ गया हमारे पास केवल E और dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कर सकते हैं। देखो हमें यहां पर इनफाइनाइट वायर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। सोचो जरा, अगर हम इनफाइनाइट वायर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2 λ/r। सोचो जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है 1/4πε0 2 λ/r। ये हमारे पास किसी भी इनफाइनाइट वायर से जनरेट होने वाली एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सोचो इसको यहां पर रख करके कैलकुलेशन आगे बढ़ाई जा सकती है कि नहीं यार। तो बस यहां पर केवल इतना बचा, हम ये वैल्यू यहां पे रखेंगे और हमें dr मतलब r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाल देना है। नोट करो जरा से, देखो इसे जरा, आगे बढ़े, देखो आगे। देखो अब यहां पर यही वैल्यू उठा के यहां पे लगानी। चलो देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है -R1 से R2। E की जगह वैल्यू रख दो, ये आ गया हमारे पास 1/4πε0 और ये आ गया 2 λ/r और यहां पे रखा है हमारे पास दिया। अच्छा, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी तो ये आ गया हमारे पास -2 λ/4πε0। यहां देखो बचा हमारे पास केवल 1/r। तो ये हमारे पास लिमिट लगी है R1 से R2 1/r और ये आ गया dr। 1/r का इंटीग्रेशन पता है हमारे पास log r होता है, अप्लाई करा दो, लिमिट लगा दो, आंसर आ गया -2 λ/4πε0। ये आ गया हमारे पास log r, यहां पर हमारे पास लिमिट आ गई R1 से R2। तो यहां पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है -2 λ/4πε0। ये आ गया हमारे पास log R2 log R1। ठीक है, ये हटा दे डायग्राम, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब ये हमारे पास जरा देखो ध्यान से, log A माइनस log B। अच्छा, ये तो log A/B होता है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -2 λ/4πε0। ये आ गया हमारे पास log A/B। तो यहां पर आ गया हमारे पास R2/R1। अच्छा, एक बात जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास माइनस है। अच्छा, माइनस लॉग में लगा हुआ तो क्या लगता है, जो बाहर प्रोडक्ट में होता है लॉग की पावर में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इस माइनस को पावर में भेजते तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी 2 λ/4πε0। ये आ गया हमारे पास लॉग, और यहाँ पावर माइनस पावर में आ जाएगा तो हमारे पास आ गया R2/R1 की पावर -1। अच्छा, ये पावर माइनस है तो इसको पलट दो, R1 ऊपर आ जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू आ गई 2 λ/4πε0। ये आ गया हमारे पास log R1/R2। ये फाइनल फॉर्मूला आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो एक चीज गड़बड़ हो गई यहाँ पे, यहाँ हमने हर जगह E लगा दिया है जबकि हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर यहाँ पे। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से 2 λ/4πε0 log ऑफ R1/R2। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। देखो जल्दी से कैलकुलेशन, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो एक बात समझना ध्यान से, एग्जाम में जाकर के बिल्कुल रिजिड मत हो जाना, थोड़ा दिमाग खोल के रखना। जैसे मान लो क्या दिमाग खोलना है, पहली बात ये 2 से 2 कैंसिल होके मान लो ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास, तो वहां पर आ गया λ/2πε0। अरे तो ये भी तो एक ही बात है, टिक कराओगे कि नहीं कराओगे। अच्छा मान लो ऐसे आ गया R1/R2, तुमने R1/R2 से करा, मान लो एग्जाम में R2/R1 लिख के आ गया तो क्या टिक नहीं कर पाओगे वहां पे। अरे R1 R2 केवल 2 सिंबल ही तो है,
कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे हमने R1 को रेफरेंस माना था, कोई R2 को रेफरेंस मान के कैलकुलेट करते तो R2 अपॉन R1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ पे कंफ्यूजन मत रख लेना। अच्छा मान लो 2 और 1 में नहीं आता है, A और B लिख के आ जाता है RA अपॉन RB, तो कोई गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी हमारे पास। जैसे हमने R1 R2 माना, किसी ने RA और RB मान के कर लिया। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ऐसे हो सकता है R डैश और R डबल डैश। वहां पे एग्जाम में जाकर के थोड़ा दिमाग लगाना कि फॉर्मूले के फॉर्म मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जिस तरह से करा रहे हैं उसी तरह से फॉर्मूला पूछ लिया जाए। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ये तो तुम देख ही चुके हो। तो अगर अलग अलग सिंबल्स है तो अलग अलग तरह से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है, हटा दें इसको। अब आगे देखो, अब देखो 12th क्लास में तुम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसमें हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो एक बात समझ में आती है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें हमें कोई ना कोई टॉर्क अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो यहां पे जरा एक बात सुनो सबसे पहले, कि मान लो हमारे पास ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने यहां पर एक डाइपोल इस तरह से रख दिया। ये हमारे पास प्लस क्यू है, ये हमारे पास माइनस क्यू है। हमने एक डाइपोल यहां पर रख दिया। डाइपोल के बारे में तुम्हें पता है कि इसकी हमारे पास लेंथ कितनी होती है? लेंथ हमारे पास 12 होती है। अब होगा क्या, सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। सॉरी, हाँ सही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो अगर ये नेगेटिव है तो जरा सोचो क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, इसमें इस तरह फोर्स लगेगा। तो यहां पर अब एक बात सुनो, इस पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, ये प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर हमारे पास इस तरफ एक फोर्स लगा, ये एफ। बोलो इतनी बात कह रहा है। अब सोचो जरा, अब यहां पर हमारे पास दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं जिनको हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स मिलकर के क्या जनरेट कराते हैं? टॉर्क जनरेट कराते हैं। तो यहां से इतनी बात तो क्लियर होगी कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ टॉर्क जरूर लगेगा। अब वो टॉर्क कितना लगेगा चलो निकाल लेते हैं। देखो पुराना आर्टिकल है, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन करा क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें तुम्हें अभी आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो इंटर में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, देखो ध्यान से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, चलो मान लेते हैं हमारा डाइपोल थीटा एंगल पे है। ठीक है, हमारा डाइपोल थीटा एंगल पे, तो हमें चाहिए क्या होता है? देखो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास R क्रॉस F। मतलब हमें फोर्स में R का मल्टीप्लाई कराना होता है। ये R क्या होता है? देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई बॉडी हमारे पास इस तरह से ये यहाँ पे फिक्स कर दी, अगर हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहां से हमने फोर्स लगाया तो अब R क्या होगा? सोचो, बॉडी तो घूमने लगी ना, बॉडी घूमने लगी मतलब टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब यहाँ R क्या होगा? R हमारे पास ये है जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं कि बॉडी इसके अबाउट रोटेट करेगी। तो यहां पर जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से हमारे पास फोर्स की डिस्टेंस, और फोर्स की क्या मतलब? उस लाइन ऑफ एक्शन। देखो एक टर्म यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है लाइन ऑफ एक्शन। जरा सुनना, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? वो लाइन जिसमें हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। देखो ध्यान से, अगर मान लो हम इसको इस तरह से आगे एक्सटेंड करा दें तो ये हमारे पास एक लाइन बनती है, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन। मतलब जिस लाइन के अलोंग हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। तो अब जरा सुनो, अब थोड़ा टेक्निकल तरीके से बोल पाओगे, आर क्या होती है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हमारे पास जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और जो फिक्स्ड पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस को आर कहा जाता है। ये तब होता है जब एक फोर्स अप्लाई हो और बॉडी एक तरफ से फिक्स हो। अगर मान लो बॉडी फिक्स नहीं है, हमने यहां से एक फोर्स लगाया और यहां से एक फोर्स लगाया, एक फोर्स से आ गया, एक फोर्स से आ गया, अब भी तो बॉडी रोटेट कर जाएगी। सोचो जरा ध्यान से, एक फोर्स यहां से एक यहां से, तो बॉडी क्या करेगी? रोटेट कर जाएगी। अब इसमें हमारे पास आर क्या होता है? देखो आर हमारे पास होता है जो दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस आती है हम इसको आर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना, जब कपल की बात होती है, कपल भी हमारे पास टॉर्क जनरेट करवाता है। ठीक है, और अगर सिंगल फोर्स है तो वो भी टॉर्क जनरेट करवा सकता है। ठीक है, इसमें बॉडी का फिक्स होना जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं। अब ध्यान सुनो,
तो जब हमारे पास कपल लगता है तो कपल भी हमारे पास क्या करता है, टॉर्क जनरेट कराता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, F क्रॉस R। इसमें R क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है जो दो फोर्स लग रहे हैं, दो पैरेलल जो फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नहीं कि हम यहां से यहां की डिस्टेंस निकाल देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो यहां पर भी हमने इसीलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अब देखो अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दो तो ये लाइन क्या होगी, ऊपर वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो तो ये क्या होगी, नीचे वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही R का काम करेगी तुम्हारे लिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ यहाँ पे। तो देखो अब हमें यहां पर इस डिस्टेंस के बारे में बात करनी है और यही हमारे पास क्या होगी, R। तो अगर हम अपनी बॉडी पे अप्लाई होने वाले टॉर्क की बात करेंगे तो हमारे पास टॉर्क होता है R क्रॉस F, R इंटू F आता है। अच्छा F कितना होगा, सोचो। अब यहां पर एक बात बताई थी कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स होता है F बराबर Q इंटू E। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो होता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। अच्छा यहाँ R क्या होगा, जरा ध्यान सुनना। हमें इस R की वैल्यू निकालनी है। अच्छा पता क्या, ये 12 पता है। सोचो यहाँ पर हमारे पास थीटा एंगल लग रहा है। अगर थीटा एंगल लग रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, साइन अप्लाई कर सकते हैं। साइन क्यों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे काम कर रहा है तो यहाँ पर साइन अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा बराबर R अपॉन 12। सोचो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और अपॉन में आता है हाइपोटेनस, तो R अपॉन 12 आता। तो हमारे पास R की वैल्यू हो गई 12 साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से ये हमें R पता चल गया, यहां से हमें F दिख रहा है, दोनों वैल्यू उठा करके हमें अपने फॉर्मूले में रखनी है। तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यूज इन द टॉर्क, रखो वैल्यूज। तो यहां पर हमारे पास आ गया पुट वैल्यूज इन द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू रखो। तो देखो हमारे पास टॉर्क आ गया R, R की जगह आ गया हमारे पास 2L साइन थीटा। ठीक है, आगे जरा देखो F, F की जगह आ गया हमारे पास Q इंटू E। इसको जरा ठीक से लिखो। तो यहां पर हमारे पास बचा क्या क्या, ध्यान से हो। सबसे पहले तो एक बात समझ में आया, Q और ये 12। अच्छा Q और 12 मिलकर के तुम्हें पता है डाइपोल मोमेंट बनाते हैं Q इंटू 12। ठीक है, तो इन Q और 12 को एक साथ रख लेते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास Q इंटू 12 और यहां पर हमारे पास आ गया E और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब यह हमें पता है कि Q इंटू 12 की जगह P आएगा, जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहां पर इसको जरा पुट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया सिंस Q इंटू 12 बराबर हमारे पास है P, उठा के अप्लाई करा दो। तो यहां पर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, P और E, और यहां पर आ गया साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास PE साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर। ये हमारे पास था टॉर्क का फॉर्मूला। अच्छा एक जरूरी बात समझना है, यहाँ पे हमें यहां पर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है वेक्टर फॉर्म का, कि यहां पर जितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन पे तुम वेक्टर लगा दो। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है जितनी वेक्टर क्वांटिटीज इन पे वेक्टर लगा दो। अब देखो यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई दो तरह से होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, पहली बात यहाँ साइन थीटा है, साइन किस में आता है, क्रॉस में आता है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा है, वेक्टर। मल्टीप्लाई कराने पर रिजल्ट वेक्टर आ रहा है तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म। ये क्यों बता रहे हैं, ध्यान सुनना। कई बार कंफ्यूज हो तुम्हें, ये फॉर्मूला तो याद रहेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम इसमें E क्रॉस P में। दोनों है एक जैसे, लेकिन यहां पर तुम्हें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी और कैसी है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, इतना समझ आ रहा है। तो यहां पर हमें P क्रॉस E रखना पड़ेगा, वही हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन देता है। अब क्वेश्चन याद है कि ये कैसे डायरेक्शन देता है, इसके पीछे हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल होता है, वो तुम्हें टॉर्क में सिखाया जाता है। सीखना है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहां पे टॉर्क की डायरेक्शन कहां से आएगी, यहां से R क्रॉस F में से। बहुत ध्यान सुनना, अगर मान लो हम इसको वेक्टर लिखना चाहे तो इस पे वेक्टर लगा सकते हैं। R क्रॉस F टॉर्क आ रहा है और दूसरा टॉर्क क्या आ रहा है, P क्रॉस E। तो ध्यान सुनना, जो डायरेक्शन R क्रॉस F देगा
वही डायरेक्शन P क्रॉस E को देनी चाहिए, तभी तो दोनों हमारे पास टॉर्क को बताएंगे। अब जरा देखो ध्यान से, R क्या हो गया हमारे पास, इनके बीच में डिस्टेंस E हमारे पास F है। तो यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो P और E है, इनकी डायरेक्शन का सिंक्रोनाइजेशन R क्रॉस F से होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना सोच पा रहे हो तो आगे कर ले जाओगे। चलो इतना देखो, फिर आगे देखो। चलो एक काम करेंगे, एक क्लास लगाएंगे बीच में 15-20 मिनट की, जिसमें तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पहचानना सिखा देंगे। क्योंकि बार बार यही गलती होती है ना कि हमें कैसे मान लें P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा, यहाँ R क्रॉस F होगा या F क्रॉस R होगा। तो इन पे एक बार डायरेक्शन निकालना सिखा देंगे, जिससे तुम्हें यहाँ पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हर बार यहाँ पे डायग्राम देख करके पता कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, P क्रॉस E या फिर E क्रॉस P, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही नोट करो। हो गया? आगे देखें। अब देखो, आप यहां पर डाइपोल देख लिया, ठीक है। अब यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, डाइपोल का ऑसिलेशन। ध्यान से देखो, अब यहां पर हमारे पास आएगा ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल। अब डाइपोल ऑसिलेट कैसे करता है, देखो ध्यान से। जब भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे और उसको उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से जब डिस्टेबलाइज करा जाता है, हिलाया जाता है थोड़ा, तो हमारे पास डाइपोल ऑसिलेशन करता है। कैसे करता है, चलो जरा देखते हैं। देखो ध्यान से। अच्छा, इसी के साथ साथ दो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, वो जरा सीख लो पहले तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत कुछ आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत फेमस दो क्वेश्चन हैं और ये पूछे भी जाते हैं, इनको जरा सीख लो डाइपोल के लिए। देखो, डाइपोल में हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है, ठीक है। लेकिन दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। पहले तो एक बात ध्यान रखो कि ये हमने जो बनाया है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। यह एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों एक साथ नहीं बनाए, एक एक करके देख लो। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। बोलो, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो डाइपोल आएगा वो कैसा होना चाहिए, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन कब कब आती है। देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो तब आएगी जब डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। अब ये ध्यान रखना, हम यहां इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और कोई इक्विलिब्रियम नहीं जो हमारे पास 4-5 टाइप के होते हैं। केवल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। नेट फोर्स की बात है। चलो देखो ध्यान से, अब यहां पर तुम्हें दो कंडीशन बना के दिखाते हैं, देखना दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहां पर हमने दो डाइपोल रख लिए, ठीक है। एक डाइपोल रख लिया -q से +q, और दूसरा डाइपोल ऐसे रख दिया +q से -q। अब ध्यान रखना, पहले तो एक बात कि अगर हमारे डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिए जाए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल रख दिए जाए, तो वो दोनों कंडीशन हमारे पास, दो कंडीशन दिखने की नहीं दिख रही है, तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम की होती हैं। बस इन्हीं में से एक स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल होता है। ये तुम्हें सीखना है, कैसे पहचानोगे। सबसे पहले जरा इन पे फोर्स लगाओ। देखो जरा, पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये फोर्स ऐसे आ गया। ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहां फोर्स ऐसे आ गया। अच्छा, नीचे देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, मतलब इसमें फोर्स ऐसे आ गया। नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, मतलब इसमें फोर्स इस तरह से आ गया। बोलो, इतनी बात क्लियर है। यहां पर फोर्सेस में कोई परेशानी किसी को, तो अब ध्यान सुनो। अब यहां पर बस तुम्हें देखना है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। पहली बात ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं। देखो ध्यान से, अगर तुम मान लो किसी बॉडी को ऐसे पकड़ के खींचोगे, तो क्या उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट होगा? नहीं। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दूसरा इस तरफ लग रहा है, दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं।
वही चीज यहां पर आई, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो हमारे पास ये दोनों फोर्स मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई और ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई। अब बस तुम्हें समझना है स्टेबल या अनस्टेबल। जरा सुनो, तुम यहां पर स्टेबल और अनस्टेबल पहचानोगे कैसे? देखो ध्यान से, एक बात ध्यान रखना, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज हैं। हम एक काम कर दें, ध्यान सुनना, मान लो ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में रखा है, हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करें, बहुत हल्का सा, ठीक है, ध्यान सुना, इसको अगर हल्का सा डिस्टर्ब करें और ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए, मतलब ये वापस इक्विलिब्रियम को रिटेन कर ले, तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा जरा सुनना, अगर हम इस इक्विलिब्रियम से इसको हल्का सा हटाएं, ठीक है, इसको बहुत हल्का सा हटाएं और ये अपनी इक्विलिब्रियम को पूरी तरह से छोड़ दे, पूरी तरह से चेंज हो जाए, तो ये होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो इतनी बात समझ नहीं करी यहाँ पे, ध्यान सुनना, तुम इक्विलिब्रियम पहचानोगे कैसे कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल? हमेशा ध्यान रखना, अगर बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से हटाओ, ठीक है, और वो बॉडी वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, तो उसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब करने के बाद वो पूरी तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट को छोड़ दे, तो वो हमारे पास होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यही चीज तुम्हें यहां पे चेक करनी है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और सोचो कि अगर हम इसको हल्का सा हटाएं, हल्का सा इसको ऐसे हिला दें, तो सोचो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? अगर आ गया तो स्टेबल, नहीं आया तो अनस्टेबल। यही काम तुम यहां पे करो, इसको हल्का सा मूव करो, अगर ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया तो ये स्टेबल, नहीं आ पाया तो अनस्टेबल, ठीक है। चलो देखो एक एक करके देखते हैं। देखो ये हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से कहां जा रही है? नेगेटिव की तरफ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले को थोड़ा सा मूव कराते हैं, मतलब क्या कि जो डाइपोल ऐसा उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करा देंगे। तो देखो हमने थोड़ा सा इसको टिल्ट करा दिया। कौन सा डाइपोल है? ऊपर वाला, ये हमारे पास आ गया प्लस क्यू, ये हमारे पास आ गया माइनस क्यू। अब फोर्स देखो क्या लग रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर? अब सोचो अगर हमने इसको यहां से हल्का सा मूव कराया तो फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है, ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा, ये भी इसको बाहर की तरफ खींचेगा, तो दोनों मिलकर के तो वापस इसको सीधा कर देंगे। सोचो ध्यान से, अगर हमने इसको हल्का सा टिल्ट करा तो अब ये फोर्स बाहर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, अगर इन दोनों को इस तरह से फोर्स लगाओ, इसको बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ, सोचो बॉडी यहां से ऐसी सीधी हो जाएगी। अगर बॉडी सीधी हो गई तो यहां पर हमारे पास डाइपोल ने इक्विलिब्रियम स्टेट को दोबारा रिटेन कर लिया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो स्टेट देख रहे हो ये होती है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब जो नीचे वाला है वो अपने आप अनस्टेबल हो गया, ठीक है। चलो इसका डायग्राम अलग से बना देंगे। जो नीचे वाला इक्विलिब्रियम था वो अपने आप क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। देखो दूसरा डायग्राम देखते हैं यहां पे। ये हमारे पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर हमारे पास डाइपोल है, यहां पर आ गया माइनस क्यू, यहां पर आ गया हमारे पास प्लस क्यू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है तो यहां पर कंफर्म प्लस होगा, यहां कंफर्म हमारे पास माइनस होगा। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस रिपल करेंगे, ये हमारे पास फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया। सोचो यही डायग्राम तो बना था नीचे, हमने इसको अलग से बना दिया, ठीक है। तो अब ये जो देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, देखो ये हमारे पास आ गया अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल कैसे है जरा देखते हैं। देखो ढंग से, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लो, इसको टिल्ट कर दिया, सोचो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास प्लस क्यू आ गया। अब सोचो फोर्स कहां लग रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल। अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल। अब ध्यान से सोचो, अगर हम इसको हल्का सा टिल्ट कर दें, ऐसे कर दें, इसमें नीचे से इस तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर से ऐसे फोर्स लग रहा है, तो क्या लगता है अगर ये फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, पूरी तरह से घूम जाएगी। तो यहां पर ध्यान सुनना, अगर यहां पर हम इस इक्विलिब्रियम को जरा से डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट को पूरी तरह से छोड़ देगी और ये हमारे पास हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो इतनी बात क्लियर? अब पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? हटा दें इस डायग्राम को, ये दो डायग्राम हटा दें, अगर किसी को बनाना हो तो बना लो साइड में। वैसे मेन डायग्राम ये दोनों है बस।
हो गया, हटा दें। देखो आगे, अब देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ डाइपोल मोमेंट is parallel to electric field, then find out whether equilibrium is स्टेबल और अनस्टेबल। तो देखो क्वेश्चन ये आया कि अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। अब देखो तुम्हें कुछ करना नहीं, इन्हीं दोनों में से बस छांट के लिखना है। सोचो कब हमारे पास डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई डाइपोल मोमेंट की। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो यहां से हमारे पास इस तरफ डायरेक्शन आ गई डाइपोल मोमेंट की। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो अब दिख चुका होगा यहां पर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यहां पर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास क्वेश्चन डायग्राम से आए इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टेटमेंट से आए इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखना कि अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुआ, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हुआ, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री हुआ तो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतना समझ में आया? तो अब ध्यान रखना कि अगर हमारे पास पैरेलल होगा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर? देख लो, ये लैंग्वेज नोट करने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम में थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हुआ, यहाँ 180। किसके बीच में थीटा है? ये थीटा हमारे पास है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में। ये थीटा हमारे पास है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देखो हटा दें इसको। हाँ देखो, अब हमारे पास टॉपिक आया था ऑसिलेशंस ऑफ अ डाइपोल, कि हमारा डाइपोल ऑसिलेट करेगा। ये कैसे करेगा इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारे पास सब इक्विलिब्रियम स्टेट ही बताएगी। देखो अगर मान लो हमारे पास डाइपोल इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, अगर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और तब तुम इसको क्या करो, हल्का सा डिस्टर्ब कर दो, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसको वापस उसी पोजीशन पे लाने का काम करेगी, लेकिन उसी पोजीशन पर लाएगी तो लेकिन वापस नीचे चला जाएगा और फिर इस तरह से हमारे पास इसमें इस तरह का ऑसिलेशन होता रहेगा। कैसे होगा अभी जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास डाइपोल -q + q, हमने इसको हल्का सा डिस्टर्ब कराया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, ये हमारे पास प्लस माइनस। अब सोचो क्या हो रहा है, यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगा, यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगा। ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स डाइपोल को दोबारा सीधा होने का काम करेगा, दोबारा इसको सीधा हॉरिजॉन्टल करने का काम करेगा। तो अब एक बात ध्यान सुनना, अगर ये हॉरिजॉन्टल कर रहा है, ठीक है, तो जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तब तक ये फोर्स लगता रहेगा, और जब हॉरिजॉन्टल हो गया, बॉडी है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल हो गई, तब सोचो क्या होगा? तब हमारे पास इसमें ये बाहर की तरफ फोर्स, इसमें इस तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझना कि हमने डाइपोल को ऐसे करा, अब छोड़ दिया, अब वापस आ रहा डाइपोल, जैसे ही यहां पर आए, यहां पर तो फोर्स 0 हो गया, लेकिन जब डाइपोल इस तरह से आ रहा होगा तब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मतलब अगर तुम यहां पर आ गए तो डाइपोल पर लगने वाला फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन कभी भी यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, और यही वेलोसिटी क्या करेगी? बॉडी को आगे बढ़ाएगी, और जैसी बॉडी यहां से आगे निकली, ये फोर्स फिर से इसको वापस खींचने लगेगा और बॉडी को वापस लेके आएगा। फिर लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम पे आके रुकेगी नहीं, क्यों? यहां पर फोर्स 0 हो गया, लेकिन नीचे आते समय इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई है और ये फिर नीचे आएगा। तो यहां
यहां से एक बात तो समझ लो कि हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में एसएचएम करता है। कब? जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो और उसके बाद उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। ठीक है, अगर डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट से डिस्टर्ब करते हो तब हमारा डाइपोल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन करने लगता है। कैसे ऑसिलेशन? इस तरह के ऑसिलेशन करने लगता है। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे इतना क्लियर हो सभी को? हटा दें इसको। अब हमें यहां पर यही ऑसिलेशन चेक करने हैं, और अगर ऑसिलेशन हो रहे हैं तो सबसे पहले तो यही देखना है कि हमारे पास एसएचएम है कि नहीं है। हमने बता तो दिया एसएचएम है, लेकिन इसको देखेंगे एसएचएम है कि नहीं है। और अगर ऑसिलेशन है तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकलता है, फ्रीक्वेंसी निकलती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलती है। ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या करा जा सकता है। देखो इतनी बात तो क्लियर होगी कि हमारे पास अब ऑसिलेशंस होते हैं। अब कैलकुलेशन पे ध्यान दें। तो हमें इतना तो पता है कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें हमारे पास टॉर्क लगेगा टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। बोलो तेरी बात क्लियर? अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें हमारे पास टॉर्क लगेगा टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अभी हमें निकाल के लाए। अच्छा एक बात जरा सोचो, अगर किसी बॉडी में टॉर्क लगता है तो हमारे पास टॉर्क का एक सीधा सा फॉर्मूला आता है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। बोलो जरा ध्यान से। अगर ऐसी बॉडी है जिस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वो बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, जहां आई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अल्फा हमारी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। बात कुछ याद आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ध्यान सुनना, ये हमारे पास प्योर रोटेशनल का फॉर्मूला होता है। रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। फॉर्मूला रटा होगा सभी को, लेकिन बस तुम्हें इतना समझना पड़ेगा कि हम इसको अप्लाई कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बॉडी हो जो रोटेट कर रही हो और उसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो और हमारे पास एक्सेलरेशन हो तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब ये कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन होगा ही होगा? ध्यान से सोचो, अगर बॉडी में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जरूर आएगा, और फोर्स की वजह से अगर टॉर्क जनरेट हो रहा है तो वो टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन जरूर लेकर के आएगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क तो हमारी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन जरूर आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो यहां से इतना पता चल गया कि टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक टॉर्क है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लग रहा है। ये क्या है? ये जो नीचे देख रहे हो सेकंड इक्वेशन, ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले का मैकेनिकल फॉर्म है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये क्या है? मैकेनिकल फॉर्म। ठीक है, तो अब दोनों बता तो एक ही चीज को रही है। अगर दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अप्लाई करा दो तो यहां पर आई अल्फा बराबर हो गया हमारे पास पीई साइन थीटा के। बोलो इतनी बात क्लियर? अब एक बात जरा समझना, ये अल्फा क्या हो सकता है? सोचो जरा ध्यान से। अल्फा होता है एक्सेलरेशन। अच्छा देखो, तुम्हें यहां पर लीनियर बॉडी है पता है, ए बराबर होता है डीवी अपॉन डीटी। ये बात क्लियर यहां पे? अगर यही चीज रोटेशन में लगाओगे तो ए की जगह हो जाएगा अल्फा, और जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी देख रहे हो उसकी जगह आएगी एंगुलर वेलोसिटी और अपॉन में टी। बोलो इतनी बात क्लियर? तो यहां से हमें इतना तो पता चल गया, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी है। ठीक है, तो यहां पे एक बात और सोचो, हमें ये तो पता चल गया अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी है, यहां से ओमेगा भी तो निकाला जा सकता है। सोचो जरा, अगर हम यहां पर लीनियर की बात करें, लीनियर मोशन की, तो वहां पर हमारे पास v बराबर होता है ds अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर यही चीज तुम रोटेशन में लेकर के आओगे तो लीनियर वेलोसिटी की जगह आएगी एंगुलर वेलोसिटी, और हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया डी थीटा अपॉन dt। बोले बात की है, तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? डी थीटा अपॉन dt। अच्छा यहां पर क्या लग रहा है? डी ओमेगा अपॉन dt। ये केवल ओमेगा है, तो जरा इसको डिफरेंशिएट करो तो यहां पर क्या लगता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या आ जाएगा? यहां पे डिफरेंशिएट करोगे तो ये डबल डेरिवेटिव दे देगा, तो ये आ गया डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बार सब बता दिया। तो यहां पर ध्यान रखना, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी आएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? तो अब यहां पर वैल्यू उठा के रखते हैं, हटा दे सब। देखो यहां पे रखो, अल्फा की जगह वैल्यू रखो, तो यहां पर हमारे पास आ गया आई अल्फा, अल्फा की जगह आ गया हमारे पास डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, बगल में रखा हुआ है हमारे पास पी ई साइन थीटा। बोलो इतनी बात की? अच्छा एक काम करते हैं, अब यहां पर हमें कुछ दिखने लगा, ठीक है? तुम्हें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको जरा देखते हैं।
इस आई से जरा डिवाइड करो, देखो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। ये आ गया d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, यहां पर आ गया pe अपॉन में आ गया आई, और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस, ये पूरा टर्म इधर आएगा, ये हमारे पास हो गया माइनस pe अपॉन आई, और ये आ गया साइन थीटा, बगल में आ गया 0। बोलो इतनी बात क्लियर यहां पे? अच्छा एक बात समझते हैं, अगर मान लो हम इन्हीं ऑसिलेशंस को बहुत छोटे एंगल के लिए माने, ठीक है, ध्यान सुना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जरा सोचो क्या हो जाएगा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के। बात समझा रही यहां पे? या टेंस टू सिंबल गलत होगा, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट सिंबल सही होगा। तो यहां पर अगर थीटा बहुत छोटा है तो हमारे पास साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा। अगर साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा तो यहां थीटा लगा दो। तो जरा सोचो हमारे पास रिजल्ट क्या है, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस pe अपॉन आई, और यहां पर थीटा बराबर 0। अब ये देखो, ये कुछ जानी पहचानी इक्वेशन दिख रही है। देखो तुम्हें फर्स्ट ईयर में 2 इक्वेशन करा के आए थे। एक इक्वेशन कराई थी d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और x बराबर 0, ये इक्वेशन थी। और एक इक्वेशन कराई थी हमने d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये जो पहली इक्वेशन देख रहे हो, ये हमारे पास लीनियर एसएचएम को बताती है, जब पार्टिकल या तो x डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो या फिर वो y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो। बोले बात समझा रही यहां पे? जबकि ये जो था हमारे पास, ये एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एसएचएम को बताता था। एंगुलर एसएचएम कैसा? जब हमारा पार्टिकल इसी तरह से वाइब्रेट कर रहा हो और वो कुछ एंगल बना रहा हो। सोचो ना, अगर ये डाइपोल नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, अगर ये ऊपर आएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है तो ये इक्वेशन हमारे एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है, और अगर लीनियर एसएचएम होता है तो हमारे पास ये इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है। बोलो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने प्रीवियस में दोनों इक्वेशंस देखी हुई है, ठीक है। अब आगे देखो, हटा दे इसको। तो यहां से हमें समझ में आया कि ये जो इक्वेशन दिख रही है, ये हमारे पास एंगुलर एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। इक्वेशन याद कैसे रहती है? देखो, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन आती है सबसे पहले एक्सेलरेशन। देखो भैया, हमारे पास थीटा का डबल डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है, यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पर आता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है? उसका कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट होता है। अगर इस तरह से हमारे पास कोई इक्वेशन आ रही है तो ये इक्वेशन हमारे पास एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। बोलो इतनी बात क्लियर? तो यहां से प्रूफ होता है कि अगर हम, यहां देखो कंडीशन क्या लगी है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहां से एक बात प्रूफ होती है कि अगर हम अपनी बॉडी को, जो हमारा डाइपोल है, जो हमारे पास पहले से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इसको बहुत हल्का सा हिलाते हैं तो यहां पर जो ऑसिलेशंस होंगे वो एसएचएम होंगे। ध्यान रखना, ये ऑसिलेशन एसएचएम तब होंगे जब हम यहां पर इनको बहुत स्मॉल थीटा पर मूव कराते हैं। अगर ज्यादा थीटा पर मूव करा दोगे तो वो केवल ऑसिलेशन होंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहां पे? तो देखो, अगर ये हमारे पास एसएचएम है तो यहां पर इसमें हम काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब केवल कैलकुलेशन बच रही है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहां पर आ गया कंपेयर इट विद, इसको कंपेयर कर लो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0 से। तो क्या लगता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहां पर हमारे पास आ गया देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया pe अपॉन आई। सोचो, ओमेगा निकालना है, रूट ले देंगे, ओमेगा से t आ जाएगा, n आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें, हो गया, ले हट गया, ठीक, आंखें खुल गई। देखो, देखो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, यहां से जरा ओमेगा निकालो। तो देखो हमारे पास यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट
PE अपॉन आई। भैया ध्यान रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इनकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है, छोटे छोटे फॉर्मूले टिक करने को आ जाते हैं। अब आगे देखो, जैसे ओमेगा आ गया, ओमेगा से हम टी निकाल सकते हैं और एन भी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर हमें इतना पता है ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई अपॉन टी। अप्लाई करा दो तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई अपॉन टी, यहां पर आ गया हमारे पास अंडर रूट टी ई अपॉन आई। क्या निकालना है? टी निकालना है। पलट लो इसको जरा, तो यहां पर हो गया टी अपॉन 2 पाई, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट आई अपॉन पी। इतनी बात क्लियर। 2 पाई को ऊपर ले जाओ तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड मतलब कौन सा टाइम पीरियड? हमारा जो डाइपोल होगा वो ऑसिलेट कर रहा होगा, वो एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, अगर यहीं से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास टी है, टी बराबर 1 अपॉन एन होता है। देखो ध्यान से, सिंस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन होता है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, एन बराबर 1 अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर टी को पलट दो तो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ गई, पूरा फॉर्मूला पलट दो तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई, अंडर रूट में आ गया हमारे पास पीई और अपॉन में आ गया आई। ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। बोलो इतनी बात क्लियर? अच्छा, इसमें एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखना कि ये 3 फॉर्मूले हैं, वो तो ध्यान रखने ही रखने हैं। इसके बाद इनके हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे? देखो ये ओमेगा है। अच्छा, अगर ओमेगा की यूनिट पूछी जाए तुमसे डायरेक्ट तो तुम बता दोगे रेडियन पर सेकंड, लेकिन ये मैकेनिक्स का पेपर नहीं है, ओमेगा की यूनिट नहीं पूछी जाएगी। यहां पूछी जाएगी अंडर रूट पीई अपॉन आई की यूनिट क्या होगी। तो तुम्हें ध्यान रखनी है, ये हमारे पास होती है रेडियन पर सेकंड। अगर मान लो टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड की यूनिट नहीं पूछी जाएगी कि सेकंड बताओ टाइम पीरियड की यूनिट होती है। यहां पूछना जाएगा ये बताओ 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी की यूनिट क्या होगी, ये हो जाएगा सेकंड। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, फ्रीक्वेंसी में ये पूछा जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई की यूनिट क्या होगी, तो तुम्हें याद रखना ये हमारे पास होती है सेकंड इनवर्स, या फिर हम इसी को क्या पढ़ते हैं? हर्ट्ज। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे नोट करो। हो गया? चलो बाकी फिर अगले टर्म पे।